हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीएस और जीके के सेकंड प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है सुमेलित करने के वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। एक साइड में लेखक का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड पुस्तक का नाम दिया हुआ है। देखते हैं पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, पुस्तक है हिंद स्वराज। बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, पुस्तक का नाम है न्यू इंडिया। सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन है कॉमनवेल्थ। डी ऑप्शन है महात्मा गांधी और ऑप्शन है पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके रचनाकार या इसके रचयिता लेखक महात्मा गांधी हैं। एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इन्होंने दो पत्रिका लिखी थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने मराठा और केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। हिंद स्वराज, नवजीवन, हरिजन, और अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा क्योंकि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार शहरों का नाम है। एक तो राजस्थान है ए में, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। चार राज्य दिए हुए हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश इन चारों में से किसी एक राज्य से गुजरती है। आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। हम मैप में देखते हैं। हम देखते हैं ये जो जगह है ये सिक्किम है। यहाँ से गुजरने वाली ये अक्षांश 27 नॉर्थ, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरती है। यहाँ हम देखते हैं ये राजस्थान से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस ऑप्शन में ऑप्शन ए सही होगा, राजस्थान। ना तो पंजाब से गुजर रही है, ना जम्मू कश्मीर से, ना हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा कथन है भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं। और तीसरा कथन कह रहा है भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं
और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कथन ए और 2, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। हम लोग जानते हैं भारत के संविधान में 22 भाग थे जो बढ़कर 25 हो गए हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में ये बढ़कर 448 हो गया है। 9वीं अनुसूची और 10वीं और 11वीं और 12वीं ये चारों अनुसूचियाँ संविधान संशोधन के थ्रू संविधान में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची को 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। ये भूमि स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। दसवीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल के अंतर्गत निर्योग्यता से जुड़ा हुआ है। 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1996 पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और 12वीं 74वां संविधान संशोधन है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है। यहाँ केवल कथन 3 सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है केवल 3, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का कारक नहीं है। आर्थिक विकास किसी भी देश की विकास को मापने का तरीका है। इसमें क्या होता है? आय में वृद्धि, रहन सहन में अर्थात जीवन स्तर में वृद्धि, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बढ़ोतरी। आर्थिक विकास के कारक ऑप्शन ए कह रहा है पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार। बी ऑप्शन कह रहा है जनसंख्या में परिवर्तन। सी ऑप्शन कह रहा है विशेषीकृत क्रियाओं और गतिविधियों में श्रम विभाजन। ऑप्शन डी कह रहा है तकनीक वेद एवं नौकरशाह। तकनीक वेद एवं नौकरशाह प्रबंधन का कार्य करते हैं। प्रबंधन एवं आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास से जुड़े नहीं होते हैं। आर्थिक विकास के कारक हैं पूंजी एवं निवेश, जनांकीय लाभांश,
मजदूर या विशेषीकृत मजदूर या श्रम विभाजन। यहाँ पर कह रहा है आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तकनीकविद एवं नौकरशाह। ये केवल सहयोग करते हैं और प्रबंधन में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गैंडा, ऑप्शन डी है बाघ। हम यहाँ देखते हैं जो गाय है इसकी प्रथम चर्चा वैदिक युग में होती है, वैदिक काल में। इसकी चर्चा हड़प्पा संस्कृति में नहीं हुई है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा नहीं हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा गाय। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भेड़, आदि की कलाकृतियाँ मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। ऑप्शन ए है 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी है 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी है 570 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी है 670 मिलियन वर्ष। किसकी? अरावली श्रेणियों। जो अरावली श्रेणी है ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, काल में इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में विस्तार है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जो माउंट आबू में प्री कैम्ब्रियन काल 400 लेकर 600 मिलियन वर्ष माना जाता है। इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ तथ्य हैं। राष्ट्रीय जो ध्वज है इसका अनुपात 3:2।
ये जो ये अशोक चक्र से लिया गया, चक्र से लिया गया है, जो धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। केसरिया रंग का है ऊपरी भाग, ये वाइट सफ़ेद, ये हरा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करें। किस तरह ज्ञात करते हैं? ऑप्शन ए है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। बी ऑप्शन है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सी ऑप्शन है सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। और डी ऑप्शन कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि, व्यय विधि, आदि से करते हैं। उत्पादन विधि में हम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जोड़कर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके। बी है राजस्व संग्रह में सुविधा हो। सी ऑप्शन है धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो। और डी ऑप्शन है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल काल में अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। किसने? अकबर ने शुरू की थी मनसबदारी प्रथा। ये मुगल काल तक चला मनसबदारी प्रथा। इसका मेन फोकस साफ सुथरा प्रशासन को लागू हो सके इसके लिए किया गया था। सेना की भर्ती भी मनसबदारी के थ्रू होता था। राजस्व संग्रह में भी सुविधा मिलती थी और धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित होता था मनसबदारी व्यवस्था में। लेकिन इसका राइट आंसर होगा साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक साइड में क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे साइड में स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती को उसी खेती को कहते हैं जैसे जंगलों को जलाकर उनको साफ कर खेती की जाती है, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ जंगलों को जलाकर फिर खेती करते हैं। ये प्रथा लगातार चलती रहती है, उसी को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। हम देखते हैं ये ऑप्शन में दिया पश्चिमी घाट, दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। सी ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी भारत। डी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ में सुमेलित करना है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती, स्थानांतरित कृषि जो होती है उसे झूम खेती बोलते हैं।
पश्चिमी घाट, कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। यहाँ देखते हैं, इससे मिलाते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, डाहिया, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शहर में जो झूम खेती होती है या स्थानांतरित कृषि उसे कहते हैं वालतरे। अब ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन में 1 का 4 पश्चिमी घाट का कुमारी सही है। बी में दक्षिण पूर्वी राजस्थान का डाहिया सही है। उत्तर पूर्वी भारत झूम। डी का 2, डी का देखते एक मिनट, डी का 1 सॉरी गलती होगी। पश्चिमी घाट का कुमारी, दक्षिण पूर्वी का वालतरे, उत्तर पूर्वी झूम खेती, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डाहिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी है शक्तियों का पृथक्करण। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं करता है। हम जानते हैं कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, और 226 अनुच्छेद 226 के तहत इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट अपने वाद को लेकर, अपने शिकायत को लेकर। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण, जब शक्तियां किसी एक व्यक्ति का हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो वो तनाशाह के रूप में बन जाएगा, या वो अपने मनमानी रूप से कार्य करेगा। इसलिए शक्तियों का केंद्रीकरण यह भी ऑप्शन नहीं होगा। एक निर्वाचित सरकार, लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। एक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है निर्वाचित सरकार, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो सर्वोत्तम सुरक्षा करे। यहाँ डी ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण। यह सिद्धांत फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसमें क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सभी के अधिकार कार्य पृथक होते हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं। एक दूसरे पर के कार्यों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। और इसलिए ऑप्शन डी जो शक्तियों का पृथक्करण है, ये उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, देखिए लो आप लोग। योजना से संबंधित है कि कृषि लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना झारखंड के रांची में शुरुआत किया गया था। किसानों को
पेंशन देने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, इसमें प्रावधान था। इसमें इसकी विशेषता ये थी कि इसके लिए जो योग्य व्यक्ति थे वो 18 से 40 वर्ष के योग होंगे। इसमें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान करना था। किसानों के वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना लाई गई थी। यह 12 सितंबर 2019 को झारखंड के राजधानी रांची में इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 12 सितंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यह भी क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। एक सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? एक साइड में संस्था का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड में संस्थापक का। देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज, इसका दिया है राजा राम मोहन राय। लेकिन हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज का किया था, न कि भारतीय ब्रह्म समाज का। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है तत्वबोधिनी सभा। इसकी हम देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किसके थे? महात्मा गांधी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ये ऑप्शन है छोटानागपुर का पठार, बी है बुंदेलखंड का पठार, सी है मालवा का पठार और डी है बघेलखंड का पठार। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। देखिए, ये जो एरिया है ये छोटानागपुर का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, ये है बुंदेलखंड का, ये छोटानागपुर, ये बघेलखंड, ये बुंदेलखंड, ये मालवा का पठार है, ये दंडकारायण का पठार। ये जो एरिया है
इस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया खनिज संसाधनों से संपन्न है। यहाँ पर कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा, विभिन्न प्रकार के खनिज, यूरेनियम तक यहाँ तक मिलता है। तो छोटानागपुर का जो पठार है, छोटानागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छोटानागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? क्या भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और डी ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा संविधान में अनुच्छेद 36 से 251 तक दिया हुआ है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जिसमें सामाजिक, एवं आर्थिक, लोकतंत्र शामिल है। या न्याय। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सरकार के लिए दिशा निर्देश का कार्य करती है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय के थ्रू इसको हम लागू नहीं करा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी में जो दिया है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना हम लोग जानते हैं 1951 से लेकर 56 तक, ये 56 to 61, तृतीय 61 से 66। चतुर्थ योजना 69 से 74 तक, ये 74 से 79 तक। जो 3 साल का गैप था उस समय वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। देखते हैं प्रथम योजना में 1952 में सामुदायिक विकास, इसका होगा प्रथम योजना के अंतर्गत ऑप्शन 1 का 2। देखते हैं यहाँ पर द्वितीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। इसमें तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था। तृतीय योजना जो कि 1961 से 66 तक थी, इसमें आधारभूत उद्योगों के प्रसार पर बल दिया गया था। चतुर्थ योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 को स्टार्ट हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इनके साथ में सुखदेव, राजगुरु। पुणे पैक्ट 1932 में लागू हुआ था। 1932 में साइन हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में। देखते हैं अब ऑप्शन क्या कह रहा है। सही क्रम लगाना है, कालानुक्रम का पता करें। सबसे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1। इसके बाद हुआ था भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ऑप्शन कथन 3, 1-3। इसके बाद हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसमें गांधी इरविन समझौता को मंजूरी दी गई थी, 2, फिर 4। अब यहाँ देखते हैं किस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में है 1, 3, 4, 2। बी ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी में है 4, 2, 3, 1। ऑप्शन डी में है 1, 3, 2, 4। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश का स्याह काला, मतलब आकाश का रंग काला। बी दूसरा है कथन, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। कथन 3 है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इन कथनों में ऑप्शन ए में कह रहा है केवल 3 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए हम देखते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश का रंग वहाँ अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल की कमी नहीं होता है, न के बराबर होता है, जिससे अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देते हैं। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। ये कथन गलत है, क्योंकि हम जैसे ही पृथ्वी से ऊपर की दिशा में वायुमंडल के बाहर जाते हैं तो तापमान में टेम्परेचर कम होता है। और अंतरिक्ष में तापमान परम शून्य के बराबर हो जाता है। इसलिए कथन 3 गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 51 नीति निषेधक तत्व है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, संबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि ऑप्शन बी का अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का राष्ट्र का प्रमुख
राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की के संबंध में बात करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी है राष्ट्रीय स्टॉक बाजार, मतलब एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक है। राष्ट्रीय स्टॉक बाजार शेयर एवं प्रतिभूति से संबंधित है। ये सिक्के न जारी करते हैं न नोट जारी करते हैं। आरबीआई ये केवल नोट की छपाई करता है और परिचालन करता है। वित्त मंत्री सिक्के ढालने का कार्य भारत सरकार का है, अर्थात वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन सिक्कों के परिचालन की जिम्मेवारी आरबीआई परिचालन की जिम्मेवारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं प्रतिदिन तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों में बहुत खूब जोरदार रूप से शेयर कीजिए। थैंक यू।